जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में एसएससी जीडी में जीके जीएस का प्रश्न लेकर आए हैं और ये प्रश्न दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है कि आपके पेपर में यहां से एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। यदि आप रोजाना वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो आपको 20 प्रश्नों में से 15 या 16 प्रश्न जरूर इन्हीं वीडियो में से देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा इधर उधर न करके चला जा सीधे पहले प्रश्न पर। और आज का जो पहला प्रश्न दिया है कि वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। यानी जो प्रेस की स्वतंत्रता है या विचार अभिव्यक्ति बोला गया है दोस्तों, वो किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा दोस्तों। अनुच्छेद 20 में हो जाएगा आपका अपराध दोष सिद्धि पूर्व। जबकि अनुच्छेद 30 में इसमें हो जाएगा अल्पसंख्यक के शिक्षा हेतु अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 29 आएगा, उसमें अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण दिया गया। अनुच्छेद जो 32 है उसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और इसी अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हृदय और आत्मा का नाम दिए थे। देखिएगा प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ चलते हैं। दे रखा है दोस्तों, जवारा नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। यानी जो जवारा नृत्य है इसको फसल नृत्य भी कहा जाता है। और ये हम लोग का मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। केरल का कहा जाएगा दोस्तों तो कथकली और मोहिनीअट्टम, और तेयम, ये सब केरल का है। जबकि गुजरात का गरबा लोक नृत्य है और हिमाचल प्रदेश का नाटी लोक नृत्य है। देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा दे रखा है दोस्तों, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। नियासिन या निकोटीन विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। जबकि रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है और थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। ध्यान दीजिएगा, विटामिन B12 का ज्यादा पूछता है, इसका साइनोकोबाल्मिन, और इसी में हम लोग का कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोबाल्ट धातु पाया जाता है दोस्तों। विटामिन B5 का कहा जाएगा तो पैंथोनिकम, जबकि विटामिन B6 का पैराडॉक्सी, और विटामिन B7 का बायोटीन, और इसी का नाम विटामिन EH भी है। विटामिन EH किस विटामिन को कहा जाता है, तो हम लोग का B7 का। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या चौथा बोल रहा है दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। यानी नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और वो 6 क्षेत्र दोस्तों भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, और एक हो जाएगा दोस्तों साहित्य। इन 6 क्षेत्रों में और 1901 से दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जीव विज्ञान में नहीं दिया जाता है। और पूछा जाएगा कि पहला भारतीय व्यक्ति कौन है जो नोबेल पुरस्कार पाया है, तो प्रथम एशियाई व्यक्ति बोला जाए, एशियाई व्यक्ति, तो उसका हो जाएगा आंसर दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो जी हैं 1913 ईस्वी में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि जो पुस्तक लिखे थे
उन्हीं के लिए पुरस्कार दिया गया था और ये पहले भारतीय व्यक्ति थे जो नोबेल पुरस्कार पाए थे। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में पूछा जाएगा कब से यह दिया जाता है, तो 1969 में, जबकि 1969 में दोस्तों। और अर्थशास्त्र में पहला पाने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था, तो अर्थशास्त्र में जो पहला भारतीय पाया था वो अमर्त्य सेन था। अमर्त्य सेन 1998 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। देखिएगा प्रश्न संख्या 5, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश का प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण पहचानने के लिए केवल उसमें रंग होना चाहिए, और जिसमें रंग होगा यानी वो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, और जिसमें रंग नहीं होगा वो प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं होगा। तो इसमें रंग आया है, नीला रंग यानी कि ये है, इसमें लाल रंग आया है, ये भी है, और इसमें जल का रंग आया है, यानी रंग जिसमें आ गया शब्द वो प्रकीर्णन का उदाहरण है। और इसमें तारों का टिमटिमाना नहीं आया है, तो यही आंसर हो जाएगा, यानी यही प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है, और यह उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से कब हुई थी, यानी भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी। हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग। और जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन जी को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, और यह कृषि से संबंधित है दोस्तों, कृषि से। और हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गार्ड जी ने हरित क्रांति का शब्द दिया था। और सबसे ज्यादा हरित क्रांति जो प्रभाव किस फसल को डाली थी, तो गेहूं और जौ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 बोल रहा है कि पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक है, मौर्य वंश के संस्थापक है, जबकि कुजुल कडफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक है, कुषाण वंश का संस्थापक है। एक प्रश्न पूछा जाएगा, कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पे स्थित है, यानी दोस्तों जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और इन्हें दमदम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता था, दमदम। लखनऊ में कौन है, तो लखनऊ में हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। जबकि बेंगलुरु में कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। और हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों दिल्ली में कहा जाएगा कि दिल्ली में कौन है, तो इंदिरा गांधी दिल्ली में है। और हम यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों नागपुर में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर में। और मुंबई में छत्रपति शिवाजी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हम लोग का मुंबई में है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 9 दिया है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है, यानी लवलीना जो बोरगोहेन है वो हम लोग का मुक्केबाजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए। और मुक्केबाजी रिंग में खेली जाती है। कुश्ती से संबंधित साक्षी मलिक, विनेश फोगाट ये हम लोग का कुश्ती से संबंधित है। जबकि बैडमिंटन से पीवी सिंधु
पीवी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 10वां बोल रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 23 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 23 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 13 फरवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, वो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय है, ये राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय बालिका पूछा जाएगा दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस वो अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस हम लिख रहे हैं, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न दे रखा है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? यानी एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने किसकी? तो तत्वबोधिनी सभा का, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। ब्रह्म समाज का कहा जाएगा दोस्तों, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने किए थे। वेदांत कॉलेज की भी स्थापना, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना, वेदांत कॉलेज की भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने ही किए थे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या अगला बोल रहा है, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक आएगा तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 और 30। यदि हितों का संरक्षण कहा जाएगा तो अनुच्छेद 29, और अल्पसंख्यक के शिक्षा का बोलेगा अनुच्छेद 30। इसमें दोस्तों हितों आया है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29। 30 में अल्पसंख्यक ही है, लेकिन उसमें अल्पसंख्यक की शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में है, और सबसे पहले लागू करने वाला भारतीय राज्य उत्तराखंड बन गया दोस्तों, और लागू हुआ था तो गोवा में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व देखभाल, निःशुल्क शिक्षा व देखभाल अनुच्छेद 45 में। जबकि दोस्त एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 21 फर्स्ट ए में क्या है? तो इसमें दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है। और यह बात लागू हुई 6वां संविधान संशोधन 2002 में। और यह बात लागू जो हुई थी मेरे भाई, वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या कह रहा है कि झेलम नदी का उद्गम स्थान है, यानी झेलम नदी दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी है, और सिंधु नदी की टोटल 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान बैरीनाग कश्मीर से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और झेलम नदी का जो उद्गम स्थान वो बैरीनाग कश्मीर में है दोस्तों। और मानसरोवर झील से हम लोग की 3 नदियां निकलती हैं। अब वो 3 नदियां ध्यान दीजिएगा कौन कौन है। और एक हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का भी जो उद्गम स्थान मानसरोवर झील तिब्बत में, दूसरी हो जाएगी सतलज, और तीसरी हो जाएगी सिंधु। ये तीनों नदियां दोस्तों भारत से
बाहर यानी कि चीन में मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है। जबकि यहाँ पे महाबलेश्वर के समीप से कौन नदी निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा व सोन नदी, नर्मदा व सोन नदी दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की समीप से कृष्णा नदी, जो कि मानसरोवर झील तिब्बत यानी भारत के बाहर से निकलने वाली 3 नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और झेलम नदी का उद्गम स्थान बैरीनाथ कश्मीर है। तुलबुल परियोजना भी पूछा जाएगा कि कहां है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी। और ये किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या अगला दिया है कि सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, कौन है। साक्षरता बोला है दोस्तों, तो भारत में बोला जाता कि भारत में सबसे अधिक साक्षरता की बात बोलता तो टोटल 73% लोग पढ़े लिखे हैं भारत में, और 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को यदि लिखना जान गए पढ़ना तो उसे हम साक्षर में गिन लेते हैं। तो हो जाएगा केरल में सबसे अधिक साक्षर है, और हम लोग का बिहार में साक्षरता सबसे कम माना गया। लेकिन यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, आंसर नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। लेकिन वहीं पर दादर नगर हवेली में सबसे कम साक्षरता है, सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली। जबकि पुडुचेरी में सबसे अधिक लिंगानुपात है, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी हम लोग का पुडुचेरी है, और दमन द्वीप सबसे कम लिंगानुपात जो है यहाँ पर सबसे कम है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त हुई। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। यदि चैनल पे नए जुड़े हैं कोई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके और इससे और आपकी तैयारी बेस्ट बनी रहे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।